बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाज़ेब अहमद और आप देख रहे हैं हमारे साथ बराह रास्त 92 पर सुबह सवेरे पाकिस्तान की एक और एपिसोड। और बहुत सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं और मैं कुछ ग्रीन कपड़े पहनी हुई हूँ शाज़ेब, बिकॉज एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 7 शुरू होने जा रहा है। आपने अभी सेलिब्रेशन शुरू कर दी? सेलिब्रेशन शुरू कर दी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं 7वें एडिशन की PSL के, जिसकी हम देख रहे हैं कि एक हाइप तो क्रिएट हो चुकी है। शायकीन क्रिकेट जी बहुत एक्साइटेड हैं और बाकायदा तौर पर आज से मैचेस का आगाज हो जाएगा। पहला मैच होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का। एक बड़ा मुकाबला दिफाई चैंपियन के साथ कराची किंग्स का। तो इसमें हम देखेंगे चौके छक्कों की बरसात होगी। साथ ही आपको ये भी बताएं कि अपने जो बॉलर्स हैं वो भी कमाल दिखाएंगे। साथ साथ जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी इन एक्शन होंगे स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, जो कि हम देख भी रहे थे। बहुत सारे मनाजिर भी कल हमने देखे कि स्टेडियम में किस तरीके से तैयारियां जारी हैं। एक रंगारंग इफ्तिताई तकरीब भी होगी छोटी सी, जो कि सजाई जाएगी। साथ ही आपको ये बताएं कि PSL 7 के जो पहला मैच है वो शाम 7 बजे शुरू होगा। शाम 7 बजे बिटवीन कराची एंड मुल्तान। साथ साथ भी पता चला है शाज़ेब कि 25% सिर्फ लोग होंगे, सिर्फ 25% ही लोग जा सकेंगे। बिल्कुल, जो फैसला किया गया था और उसके मुताबिक आपको बताएं कि 25% जो तमाशाई हैं वो स्टेडियम में मौजूद होंगे। बाकी हम सब लोग बैठ के घर पे देख सकते हैं मैचेस। और देखेंगे के तमाम मैचेस लोग घरों पे बड़ा एंजॉय करते हैं। So who are you supporting, कराची और मुल्तान? मैं सोच के बताऊंगा। मैं मुल्तान सुल्तान, ऑफ कोर्स कराची, लेकिन मुल्तान सुल्तान के साथ मेरा वोट ज्यादा है। और अब जरा मुल्क की सियासत की तरफ भी जरा नजर डालें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, और कुछ बयानात भी सामने आए। हमने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से लड़काना में वो खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 27 फरवरी को हम सिंध से निकलेंगे और इस्लामाबाद का कचरा साफ करेंगे। ये बयान उनकी जानिब से दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आइंदा इलेक्शन जीत कर हम अपनी पॉलिसीज जो है वो लागू करेंगे। इसके जवाब में भी हमने देखा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद आए और भरपूर जवाब दिया गया उनकी जानिब से और कहा कि पहले इस्तीफों से भागे आप लोग, फिर तहरीक अदम एतमाद से भागे, अब आप लोग मार्च भी करके देख लें, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग ख्वार होंगे। तो ये उनकी जानिब से बयान दिया गया। साथ उन्होंने कहा कि 23 मार्च एक हसास दिन है, उस दिन कौम आपका नहीं देगी, लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो इस तरीके से उनकी जानिब से बयान दिया गया। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि अगर उस बात को उन्होंने एक्चुअली रिपीट किया और वो ये था कि अगर इमरान खान वाकई सड़कों पे आ गए तो खतरनाक साबित होंगे। बिल्कुल, ये उन्होंने रिपीट किया कल। तो ये तो हो गई सियासी हम बातें कर रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो हमने देखा कि महंगाई बढ़ी, उसके बाद कुछ बयानात भी सामने आए। ओए हाय, मजीद महंगाई और फिर मजीद महंगाई। लेकिन बात यह है कि इस वक्त IMF बोर्ड मीटिंग में 2 फरवरी तक मुलतवी जो कर दिया गया, इसकी डिले की क्या वजह है शायद? डिले की ये वजह है कि वजीर खजाना शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि क्योंकि स्टेट बैंक का जो बिल है मुआहदे के तहत वो मंजूर होना बाकी है, इसलिए 2 फरवरी तक ये मुलतवी कर दी गई है मीटिंग जो IMF के साथ थी। साथ ही उन्होंने कुछ बातें भी की। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने की वजह IMF की सख्त शराइत है, यानी कि हम कह सकते हैं आखिरकार वो मान गए कि IMF की सख्त शराइत की वजह से महंगाई बढ़ी है। इन्होंने एडमिट कर लिया कि महंगाई बढ़ी है। एग्जैक्टली, फाइनली हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि चलो आखिरकार मान ही लिया हुकूमत ने कि भाई कम से कम चलो ये महंगाई बढ़ी तो है। हम तो रोज से बोलते हैं इस बात को। खैर, प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। अब बरतानिया के हवाले से एक बात हो जाए, ये इम्तियाजी सलूक का आए दिन हम कोई ना कोई अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बरतानिया के हवाले से हमने आपके साथ कुछ खबरें पहले भी शेयर की थी, तो अब ये बरतानिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और डाटा तज्जिया करने वाली फर्म ने बरतानिया में आबाद मुख्तलिफ कौमियतों और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ मकामी आबादी के रवैये का जायजा लिया। इसमें यह खास तौर पर देखा गया है, ये इंकशाफ हुआ है कि बरतानवी अवाम किसी भी दूसरे मजहब के मुकाबले में इस्लाम के बारे में गलत और साजिशी ख्यालात रखती है। कुछ दिनों पहले हमने खबर शामिल की थी और जिसमें हुक्मरान जमात की खातून रुकन असेंबली थी जिनका नाम नुसरत गनी था। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया था कि मुसलमान होने की वजह से उनकी कारकर्दगी खराब नहीं थी, मुसलमान होने की वजह से उनको उनसे वजारत ले ली। एग्जैक्टली, उनकी कारकर्दगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक मुस्लिम खातून थी इसलिए उनको इस तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये उन्होंने कहा था, जस्ट बिकॉज शी वाज अ मुस्लिम। सऊदी अरब की काबीना ने पाकिस्तान के साथ एक सजायाफ्ता कैदियों की मुंतकली के हवाले से भी कोई मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, इस मंजूरी के बारे में आपको बताएं कि अरब मीडिया के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, इसमें सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास के बारे में अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान के साथ जराइम और मुनशियात स्मगलिंग के इंसदाद के मुआहदे की भी मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से खबर सामने आई है सऊदी अरब से। सऊदी अरब से एक और खबर भी सामने आ रही है। सऊदी हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों के बायस तारकीन वतन के हकामों
और वीज़ों में मुफ्त तौसी का ऐलान कर दिया गया है। तो अब सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की मुफ्त तौसी की जा रही है और ये कर दी गई है 31 मार्च 2022 तक। तो इसका मतलब होगा कि लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं शायद? बिल्कुल, जब सख्तियां बढ़ गई थी, पाबंदियां बढ़ गई थी, लोग बड़े परेशान थे, खासतौर पर जो अकामा होल्डर्स हैं उनके लिए परेशानी बढ़ गई थी। तो अब उनको मुफ्त तौसी का जो बाकायदा तौर पर सऊदी गवर्नमेंट की जानब से ऐलान किया गया है, उसके बाद कुछ रिलीफ मिलेगा और वो थोड़े रिलैक्स होंगे। साथ ही हम एक बार फिर बात करते हैं बरतानवी हुकूमत की और आपको ये बताएं कि सफर से कबल कोरोना टेस्ट कराना अब आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको किसी कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है। शाज़ेब, ये बहुत ज्यादा मतलब परेशान, मैं अपनी नज़र में कहती हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इस वक्त हम पूरी दुनिया में चैलेंज की भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी चैलेंज की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कोविड के और कोरोना के केसेस बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूके ने इस बात को जो है कह दिया कि जी अगर आपके वैक्सीनेटेड हैं और आपके बूस्टर्स लगे हुए हैं तो आपको जो है इस तरह की कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और ये बाकायदा जब बच्चों की छुट्टियां शुरू होती हैं 11 फरवरी के वाले जो वक्त में, उधर से जब से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री वाले इसको मामूल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम करार दे रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पर हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं कि अब आपको ना टेस्ट कराने की जरूरत है, आप सुकून से ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अगर आपने बरतानिया जाना है, इवन यूरोप में भी हम देख रहे हैं कि अब पाबंदियां बहुत उसमें नरमी की जा रही है खासतौर पर। और अभी हर जगह ये कहा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां नहीं होंगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने वैक्सीनेटेड होना है, आप लोगों ने वैक्सीन लगवानी है। लेकिन साथ में हमें एहतियात तो फिर भी करनी है, कोशिश करें कि मास्क, अगर आप किसी ऐसे मजमे में हैं, किसी हुजूम वाली जगह पर हैं, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और इस फैसले को वापस न लेना पड़ जाए उसके लिए जरा सा एहतियात करें। तो ये तो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं ना सारे, तो थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। अग्रीड। एक बार फिर हम जिक्र करने जा रहे हैं महंगाई का, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने बिलाखिर कबूल कर लिया है कि महंगाई हुई है। जो हम देख रहे थे, हमने आगाज भी जिक्र किया था सुबनामा में भी कि जिस तरीके से वजीर खजाना की जानिब से बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि सख्त शराइत की वजह से IMF की महंगाई बढ़ी है, तो एक तरह से कबूल अब कर लिया गया है कि महंगाई वाकई बढ़ी है। तो जो तमाम इनके वज़रा हुकूमत के ये बातें करते रहे कि महंगाई में इजाफा नहीं हुआ है, आप ये कह रहे थे कि भाई दुनिया भर में इजाफा हुआ है, तो एटलीस्ट ये कबूल तो अब बाकायदा तौर पर कर लिया गया है कि महंगाई में इजाफा मुल्क भर में हुआ है, अशिया महंगी हुई है। तो साथ उन्होंने मुल्क के और मतलब मुल्क को दरपेश इशारों का जिक्र भी जब उन्होंने किया, तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि मिनी बजट में टैक्सों का इजाफा अवाम पर कहर जो है वो करार दिया गया, ढा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुख्तलिफ शहरों में आटा, दालें, रोजमर्रा इस्तेमाल की हर शय की कीमतों में जो हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है और वो बुलंदियों को छू रही हैं। साथ ही जो शहरियों की कुव्वत खरीद है वो भी कम होती जा रही है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है माहिर इक्तिसादियात जाद मुबारक साहब ने। जाद साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिनी बजट आया, टैक्सेस में इजाफा हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो सर आगे आप कैसे देख रहे हैं कि आपने मुल्क में इतनी महंगाई कभी पहले देखी है जितनी अब होती जा रही है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी, इतने अच्छे आदमी, इतनी अच्छी आपने नाज़रीन को खुश कर दिया और उसके बाद वही बातें बेचारे थोड़ा से ग्लूमी हो जाएंगे और वो शायद ये कह रहे हो यार अब आप ये ना कीजिएगा प्लीज, हमें आप अच्छी अच्छी खबरें सुनाएं आज जी। तो हमारी तो खैर दुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, जिस तरह ये अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टीम है वो भी उसी तरह से अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि कुछ जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो उस तरह की बेहतर नज़र नहीं आती। एक चीज़ मैं आपके गोशगुजार कर दूं, जो कि हमने आपके प्रोग्राम में दिसंबर में फर्टिलाइजर का जिक्र किया था कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हो रहा है और वो स्मगल हो रही है, तो उसके बाद उस चीज़ को टेकअप किया गया। इवन के मुझे कंपटीशन कमीशन के कुछ लोगों ने कॉल भी किया और उन्होंने कहा कि आपने एक अच्छा ये पॉइंट उठाया था, तो ये आपके प्रोग्राम की वसादत से था। मैं आई मस्ट अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो अब ऑन ग्राउंड सिचुएशंस हैं, मेरे पास 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपके गोश्त गुजार कर देता हूँ, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि महंगाई आइंदा आने वाले दिनों में उसका क्या ट्रेंड होगा। गवर्नमेंट तो खैर उसको तस्लीम कर चुकी है। जो गवर्नमेंट की अपनी जो मंथली इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा कि 12% पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने लोन्स लिए हैं, जिसमें आपके सुकूक बॉन्ड के थ्रू आपके कर्जे हो गए, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपने जो कर्जे लिए हैं, जो सॉरी IMF के थ्रू आप जो कर्जा जार लेने जा रहे हैं, या चाइना से, सऊदीया से या UAE से जो आपने टोटल इतना सारा जो वो कर्जे जमा कर लिए हैं,
तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जाहिर है कि हमें ये कर्जे वापस भी करने हैं, और पाकिस्तानी इकोनॉमी जिसका तकरीबन 50% डेट सर्विसिंग पे चला जाता है, तो आइंदा आने वाले बजट में ये कहाँ पे जाके हमारी पोजीशन खड़ी होगी। मुझे इस तरह से लगता है कि अगले साल जो हमारा बजट आएगा, हम सिर्फ जो कर्जा जाते हैं उनका इंटरेस्ट देने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं होगा अपने जो एक्सपेंडिचर्स के लिए। उसके साथ अभी आप देखेंगे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में कोई कमी का अभी बाहर इस तरह नजर नहीं आता कि कोई सब्सटैंशियल डिक्रीज आए। 86 पे ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी ओवर कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप गैस की प्राइसेस को भी देखें, वो भी इंक्रीज कर गई हैं। फ्रेट या लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल वो भी बड़े मसले आ रहे हैं, हिकअप्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो बैरूनी और अंदरूनी अवामिल मिल के हमारे इकोनॉमी के ऊपर जिस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, तो लगता ये है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे पहले मैंने अर्ज किया था आपके प्रोग्राम में। लेकिन जो बड़ी हैरत की बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो पिछले साल जब खत्म हो रहा था, तो ये कहा गया कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.3% थी 2020-21 में। फिर अचानक इनको ख्याल आया कि नहीं, ये 2.3% नहीं थी, ये 3.9% थी। फिर अभी चंद दिन पहले गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो 3.9% नहीं, वो तो हमारी ग्रोथ 5.3% थी। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट के अपनी पुरानी ग्रोथ के फिगर्स को चेंज करके बताने के कि हमने बहुत कुछ किया या बहुत कुछ करने की कोशिश, गवर्नमेंट आगे चलेगी, आगे चल के पॉलिसी बेहतर करेगी। अगर हम इवन गवर्नमेंट जो 5.3% ग्रोथ का थोड़ा सा ब्रेकअप भी देख लें, तो आप देखें कि सिवाय सीमेंट के, ऑटोमोटिव सेक्टर के और स्टील इंडस्ट्री के, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है समहाउ, या जो डोमेस्टिक डिमांड से रिलेटेड है, उनके अलावा हमारी एक्सपोर्ट लेड जो इंडस्ट्री थी सिवाय टेक्सटाइल के कहीं पे भी इजाफा नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो नजर ये आता है कि हम उसी हिकअप में फंसे हुए हैं। हम एक कदम आगे चलते हैं तो 2 कदम पीछे जा रहे हैं। कुछ बहुत सिचुएशन जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रही है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब वही वाली बात, इस तरह आप कह रहे हैं कि सिचुएशन बेहतर नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभी जो IMF के साथ एक और जो बैठक वो है जो लगने वाली है, उस पर क्या खदशात हैं कि मजीद जिस तरह आपने कहा सिचुएशन और टफ नजर आ रही है, उसमें भी मतलब फिर यही होगा, नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अपॉन? बिल्कुल, देखें मुझे हैरत ये है कि IMF की हमने जितनी कंडीशंस थी पूरी कर दी, जो स्टेट बैंक जैसा कंट्रोवर्शियल बिल हमने पास करवा दिया। और अब जब हम गवर्नमेंट के IMF के पास हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए, तो उन्होंने कहा जी कि आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। रीनेगोशिएट का मतलब ये कि वो कुछ और नई कंडीशंस लेके आ रहे हैं। नई कंडीशंस का मतलब नए टैक्सेस, नई सब्सिडीज खत्म करें और उसके बाद और महंगाई में इजाफा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये सूरत हाल रही तो हम बहुत ही वीक फुटिंग्स पे होंगे। और मुझे लगता ये है कि गवर्नमेंट को जाहिर है कि IMF के बगैर जाए बगैर गुजारा नहीं है। तो खुदा न खास्ता अगर कुछ और कंडीशनैलिटीज IMF की मान ली तो हमारे लिए बड़ी एक इकोनॉमिक मड की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ जो माह हैं, अगर हम ये कहें कि हम ऐसे बात कर रहे थे दिसंबर में कि नया साल शुरू होने वाला है, नए साल में कुछ हम बेहतरी चाहते हैं, आप भी हमारे साथ ही थे। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं या IMF की जो कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि अगले चंद माह भी मुश्किल ही है, और कमी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन महंगाई में इजाफा ही हो सकता है। उसमें पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। एक थोड़ी सी जो अच्छी खबर नजर आती है, वो भी नेचर हम पे थोड़ी सी मेहरबान हुई, बारिशें एक टाइमली हो गई हैं। तो एक चीज थोड़ा सा ये नजर आता है कि शायद जो प्रोडक्शन है वो हमारी बेहतर होगी। और गवर्नमेंट के पास अब भी टाइम है कि अगर आप ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बम्पर क्रॉप्स हो सकती है, ज्यादा वीट की प्रोडक्शन होगी, तो गवर्नमेंट अब से अगर मैनेज करना शुरू कर दे, अभी से ही कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स ले लें, तो शायद गंदम और आटे के हवाले से हम इसकी प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त यही होगी कि जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है या जो भी वीट की बाइंग करने वाले हजरात जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अगर प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स लें तो कम से कम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के थ्रू आप आवाम को किसी हद तक रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि अभी अगर 2 से 3 माह तक आप इस तरह के खदशा आपने जाहिर किया है, 2 से 3 माह के बाद रमज़ान आगे आ रहे हैं, और वो रमज़ान एक आम इंसान के लिए या एक मतलब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इवेंट होता है मुसलमानों के लिए, और हमें उसमें हमारा तो कीमतें कम होनी चाहिए लेकिन वो उल्टा बढ़ रही होती हैं। उस सिचुएशन में किस तरीके से एक इंसान जो है अपने आप को वो देख सकता है? देखिए, जब भी रमजान आता है उससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट को सजेशन दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी सिंपल सी बात है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अगर गवर्नमेंट्स और स्पेशली जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना रेगुलेटरी रोल थोड़ा बेहतर तरीके से प्ले कर लें तो आपकी प्राइसेस बड़ी कंट्रोल हो सकती हैं। पूरी दुनिया के लोगों को ये पता है
पाकिस्तान या हमारे जैसे मुस्लिम डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइसेस इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा अगर बुनियादी चीजों को बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइस जो लिस्ट है उसको थोड़ा इंश्योर कर लिया जाए तो काफी हद तक ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आपको इल्म है कि अगर आपकी खुद भी जैसे टीम कई दफा जाती होगी, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि प्राइस लिस्ट में कुछ प्राइस होती है और जो बिक रही होती है प्रोडक्ट्स वो उससे कई गुना ज्यादा प्राइस के ऊपर बिक रही होती है। और अगर ये जो हफ्ते में इस तरह अगर इसकी अप्रूवल और इसकी नई शराइत अगर डॉक्टर साहब हो गई और अगर 2 नहीं हुई तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, उस पर क्या असर होगा? अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास इसलिए जाता है कि आईएमएफ से लोन लेने का मतलब ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आईएमएफ का कॉन्फिडेंस है, पूरी दुनिया के जो दूसरे इदारे हैं या जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास नहीं जाता तो आपका इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली शैटर होगा लोगों का जिनके साथ हम ट्रेड डीलिंग्स कर रहे हैं या जो बड़े बड़े जो हमारे हमसे जो ट्रेड के हवाले से जो भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि आईएमएफ के पास आईएमएफ अगर ये कह देता है पाकिस्तान को कि आपकी इकोनॉमी का इकोनॉमिक आउटलुक ऐसा नहीं है कि हम आपको लोन नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाती है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक रेजिलियंस के हवाले से, उसमें हमें इतना बुरा नहीं कहा गया, उसमें हमें कुछ बेहतर हमें ऐसी इकोनॉमी बताया गया जो कि फाइट कर रही है। और ये हमारे मेरे ख्याल में एक कॉमन मैन को इसका सेहरा जाता है कि हमारे कॉमन मैन ने इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक बड़े अच्छे तरीके से जो सिचुएशंस को डील किया, जो चाहे लोगों ने अपनी जिंदगी बताई, जो आपके डॉक्टर से लेके वो सारे लोग मीडिया जो सारे लोग आए उसमें। और पेंडेमिक मैं आपसे यहाँ पर यही सवाल करना चाहकर मैं ये बता दें, जिस तरीके से हमने देखा है कि दुनिया भर मौतरफ रही है पाकिस्तान की, कोविड में जो इकदाम उठाए गए हैं, जिस तरीके से मईशत को संभालने की कोशिशें की गई हैं, अब मुझे बताइएगा कि दुनिया नॉर्मल की तरफ जा रही है। हम देख रहे हैं ओवरऑल जो कंडीशंस हैं दुनिया भर में वो बेहतर हो रही हैं। बहुत मुल्कों ने तो अब बाकायदा तौर पर पाबंदियां मिटाने की जो सिलसिला शुरू कर दिया है। सब पाकिस्तान के अब इन हालात में अब अगला साल या कह लेंगे 2022 जो पूरा साल है, आप कैसा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं इसके बारे में? देखिए जून तक तो हमारे क्योंकि इंटरनल हालात ऐसे थे कि अगर इंटरनेशनल हालात कुछ बेहतर भी होते तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जून तक अगर हम अपनी पोजीशन को बेहतर कर लेते हैं तो जून ऑनवर्ड हमारी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। एक बात लेकिन वो याद रखिएगा कि हमें पेंडेमिक का कुछ एस्पेक्ट से फायदा भी हुआ। जैसे अगर जब इंडिया में डेल्टा वेरिएंट आया तो इंडिया की प्रोडक्शन बहुत उससे हैम्पर हुई, उसका हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने फायदा उठाया, हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ गई। इसी तरह बांग्लादेश का या जो दूसरे कंट्रीज थे उसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ी। अब इंडिया में या जो दूसरे कंट्रीज हैं वो दोबारा से सिचुएशन नॉर्मल होगी तो हमें अगेन वी हैव टू लुक के हमारी इससे एक नेगेटिव बिल्कुल हमें पेंडेमिक का वाकई हुआ सर, हमारे एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खास तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज्यादा इजाफा हुआ है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद है सबसे बड़े पाकिस्तान में। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और महंगाई पर बात की। एंड ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। और लेते हैं यहाँ पे छोटा सा वक्फा, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें दुनिया की सैर गोल चक्कर बाकी है और बहुत सारी अपडेट्स, वो क्या होंगी उसके लिए रहना पड़ेगा हमारे साथ। वक्फे के बाद वी विल बी राइट बैक। FBR ने जो है वो नई जो हमारे लिए अपडेट है लोगों के लिए, वो क्या है? बिल्कुल नई शराइत जारी कर दी गई हैं FBR की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, जिसको हम आपसे शेयर करते हैं कि अब प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स पर मुजरिमों से कारोबार पर पाबंदी होगी। वो मुजरिमान के साथ कारोबार नहीं कर सकते। और इसमें हिदायत ये भी की गई है कि किसी भी मुतल्लिका सजा याफ्ता शख्स से कारोबार ना किया जाए। और जो बेनिफिशियल ओनर या सीनियर ओहदों में तब्दीली पर भी FBR को जो है वो बताया जाए, उनको आगाह किया जाए। रियल एस्टेट से जुड़े इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रियल एस्टेट एक्सपर्ट ज़हरा भुट्टा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये जो इकदाम उठाए गए हैं, नई शराइत FBR की जानिब से जो लगाई गई हैं, हिदायत दी गई हैं, आप इसको कैसे देख रही हैं? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है मेरी? जी ज़हरा साहिबा आपकी आवाज आ रही है।
हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एफबीआर की जानिब से जो नई शराइत जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि जितने भी मुजरिमान हैं उनके साथ रियल एस्टेट सेक्टर वाले जो हैं या रियल एस्टेट के जो लोग हैं, एजेंट्स हैं, वो डील नहीं कर सकते। आप इन इक़दामात को, इन हिदायत को कैसे देख रही हैं? प्लीज़ हमारे नाज़रीन को एक्सप्लेन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, और एफबीआर ने जो भी इक़दाम किए हैं ये बहुत बेहतरीन किए हैं। और अगर हम कराची की बात करते हैं, कराची यूं हो कि एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें ये चीज़ें थोड़ी तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था कि हम किसी को घर रेंट पे देते हैं और अगर किसी का कोई क्रिमिनल कोई निकलता है, स्टेटस निकलता है, तो एक आम पब्लिक को पता नहीं होता। तो एफबीआर ने अगर जो ये इक़दाम किए हैं ये बहुत बेहतरीन किया है। और ये इक़दाम अब जो नई सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं उसमें ये ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा है कि अगर आप किसी को घर रेंट पे देते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन अब कराना वहाँ पे लाजमी करार दे दी गई है। अभी कराची में ये चीज़ इतनी फॉलो नहीं हो रही, और अब मेरा ख्याल है कि आइंदा अब कोई भी अगर डील होती है, आप किसी को घर रेंट पे देते हैं या आप उससे सेल परचेज़ की डील करते हैं, तो यकीनन उसकी पुलिस वेरिफिकेशन अगर आप लाजमी करार दे दें तो उसमें आपको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और परचेजिंग के लिए भी आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी डीलर्स, स्टेट एजेंट्स को जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली क्लाइंट के या उनका भी बैकग्राउंड कैसे चेक कर सकते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका क्या प्रोसीजर है कि चेक किस तरह होगा उनका बैकग्राउंड? जी ज़रा जी। उसका मैंने आपको बताया ना कि देखें, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। आप जिस एरिया में अपना घर रेंट पे दे रहे हैं या आप उसको सेल कर रहे हैं, तो उस एरिया का जो थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे जाके उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है। वहाँ पे आपका जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ का जो एसएचओ है, वो आपको स्टैंप लगा के देगा कि इसके खिलाफ माजी में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है या इसकी कोई एफआईआर नहीं है या हमारे पास इसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप इसे डील कर सकते हैं। वो पुलिस वेरिफिकेशन हमारे डॉक्यूमेंट्स में आती है। दोनों तरफ के बाद हम जी बस ये पूछना चाह रही हूँ कि दोनों तरफ का, आप ये कह रही हैं कि जो ऑब्वियसली जिससे ले रहे हैं और जो ले रहा है, दोनों का भी जो है वो बैकग्राउंड चेक हो सकता है? नहीं, सेल करने के जो बेच रहा है उसका तो अभी इतना ज़्यादा नहीं यहाँ पे एक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, लेकिन जो परचेज कर रहा है या अगर वो रेंट पे आ रहा है उसके लिए हम ज़रूर वेरिफिकेशन करवाते हैं। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों साइड से होना चाहिए कि कौन आपको ये चीज़ प्रॉपर्टी बेच रहा है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, जरा सा बताइएगा कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने में या ख़त्म करने में मदद मिलेगी? ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि ये कोई इतना इजी होगा, ये मुश्किल ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पाकिस्तान में किसी चीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अब इसमें जो है काफ़ी चीज़ें एफबीआर की तरफ से अभी बहुत ज़्यादा इसमें आ रही हैं टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी वालों को, जो भी प्रॉपर्टी स्टेट्स हैं, उनको लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दी जा रही है। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि हर आदमी, जो एक चलता फिरता आदमी भी हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ था, सबसे पहले जब इस पे कंट्रोल होगा तो लाजमी फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग को भी, और जो भी क्राइम रेट आपका बढ़ता है प्रॉपर्टी के हवाले से, वो कंट्रोल होगा ऑब्वियसली। अच्छा, साथ में ये बताइएगा ज़रा साहिबा कि आप कुछ इन मामलों पर भी बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि चंद माह के दौरान मुल्क में ख़ासतौर पर कराची पर जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। ये आगे भी आप इजाफा देख रही हैं कि ये मज़ीद इजाफा कुछ चंद माह में और हो जाएगा? जी बिल्कुल इजाफा होगा। देखें, जो प्रॉपर्टी कराची से लेके अगर हम हाईवे की साइड पे जाएं, कराची तब टोटल इतना आबाद हो चुका है कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अब प्रॉपर्टी की कीमतें अब टू मच हाई हो चुकी हैं। अब उसके लिए ये हो रहा है कि हाईवे की साइड पे अगर हम जाते हैं तो आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ नजर आएंगी, जिसमें आप, अगर हम गुलशन मेमार से स्टार्ट करते हैं तो आगे आपका बहरिया टाउन कराची आता है, DHS सिटी आता है, उससे आगे कमांडर सिटी आता है। तो अब लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। प्रॉपर्टी की कीमतें ऑब्वियसली जो कि एक आबाद हो चुके हैं उनकी तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन अब नई सोसाइटीज़ की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेट अभी भी अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे मिल रहे हैं। और अगेन वही बात जो आप कह रहे हैं, कीमत बढ़ेगी तो महंगाई तो अब हर चीज़ में ही बढ़ रही है, ना कि प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसका तो बढ़ना भी बनता है।
एब्सोल्युटली। ज़रा जी आपने बड़ी अच्छी बात की और थैंक यू फॉर अग्रीइंग विद मी कि दोनों तरफ से जो है वो बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। एक सवाल अभी आपसे, आपके आने से पहले शाहजेब से मैं कर रही थी और डिस्कस कर रही थी कि कन्विक्टेड फेलन्स जो हैं, चलें अगर हम उस वक्त भी रखते हैं कि जो कन्विक्टेड फेलन्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड चेक और उनका FIR चेक, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई कन्विक्टेड फेलन है, उसने अपनी सज़ा भी भुगत ली है और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना या लाना चाहते हैं, उनको क्या, व्हाट अबाउट सेकंड चांसेस? देखें, अगर हम जैसे अपनी बात करते हैं कि हम डीलिंग करते हैं और अगर हमारे पास कोई क्लाइंट भी आता है, चाहे वो बाइंग के हवाले से या सेलिंग के हवाले से है, तो हम अपने बैकग्राउंड के हमारे जो लोग होते हैं उनसे हम ज़रूर इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप इसको जानते हैं, किस हवाले से जानते हैं, उसकी हम कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लाजमी अपने पास जमा करते हैं कि कल को डील करने के बाद अगर हम कोई डील करवाते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी की डील की और उसके बाद हम साइड लाइन हो गए। अगर आप उस डील में इन्वॉल्व हैं तो वो आपके साथ साथ चलती है। बायर भी आपसे आके सवाल करेगा और आपका जो सेलर है वो भी आपके पास आएगा। तो हम अपने एंड से जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखें, उसका CNIC हो गया, उसका एड्रेस हो गया, इन केस अगर वो नेक्स्ट टाइम ये किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो हम साहिबा हमारे साथ इस मामले पर बात कर रही थी, जिस तरीके से FBR की जानिब से इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं और कुछ हिदायत जारी की गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब हम आगे चलकर कुछ दिलचस्प खबर, जैसे कि हम शामिल करते रहते हैं हर ब्रेक के बाद और हर थोड़ी देर के बाद एक इन्फॉर्मेशन आती है, फिर एक दिलचस्प खबर आती है, तो वो अब आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ ऐसे नौजवान भी हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बेहतरीन डाइट प्लान्स रखते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और बहुत इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है। बहुत मुश्किल होता है वजन कम करना और इसमें हम आपसे कुछ सवालात कर लें कि मैं आपके लिए बड़ा मुश्किल था। ओह माय गॉड, जब ये टॉपिक आता है ना तो मैं एकदम से बस मुस्कुरा रही होती हूँ कि यार मुश्किल नहीं है, एक्चुअली लगता है सिर्फ और सिर्फ इम्पॉसिबल लगता है कि यार मतलब मैं जो ना ये मेरा था वेट और मैं अब ऐसा हो गया हूँ और मैं अगर कम करना चाहता हूं तो यार इट सीम्स इम्पॉसिबल। वो ऐसे ही होता है, इट्स नॉट बिल्कुल इम्पॉसिबल, क्योंकि जो हम अब आपके साथ खबर शेयर कर रहे हैं यकीनी तौर पर पुख्ता इरादे और मुसलसल कोशिशों का ही ये नतीजा है कि जैसे कि पंजाब से खबर ये आई कि 20 साल ओन शाह जिन्होंने एक साल के दौरान 105 किलो वजन कम किया है, 105 किलो वजन कम किया है, यानी कि पहले कितना था ये हमारे लिए अब जानना बहुत जरूरी है। मैं बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ ये जानने के लिए उनका वजन पहले कितना था और 105 किलो वजन कम कर लेना एक साल के दौरान। आई कैन टोटली रिलेट विद ऑन बिकॉज और बहुत सारी और भी लोग जो आजकल जो हैं वो अपनी हाइट, अपनी हेल्थ को लेकर और अपने वेट को लेकर बहुत कॉन्शियस भी हैं, ख्याल भी कर रहे हैं। बेसिकली आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। मैं सिर्फ ऑन जब आएंगे जैसे मैं ऑन से एक सवाल जरूर करूंगी और आप बल्कि आप ही कर लीजिएगा कि ऑन ये करने का मकसद क्या था, उसके पीछे जितनी भी कोशिश है ना, वो जो वाई है ना कि वाई ही डिड इट, वो वाई पर पूरी स्टोरी है। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रही हूँ, वो एक वाई जो है ना इंसान पकड़ ले कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, उस पर सारी आपकी कोशिशें, उस पर सारी काविशें, उस पर आपका कंट्रोल करना, उस पर आपने कॉम्प्रोमाइजेस करना, उस पर आपने कॉल लेना, नहीं मैंने शुगर नहीं खानी, मैंने फैट नहीं खाना, मैंने इस तरह करना है, मैंने ऐसा नहीं करना। सो शाहजेब प्लीज मुझे जल्दी से मिलवाएं। ये फैसला करना वाकई बड़ा मुश्किल है, तो हम ऑन से ही जान लेते हैं। ऑन शाह में ज्वाइन कर चुके हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। ऑन खुशामदीद भी कहेंगे और मैं तो बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ आपके बारे में जानकर कि ये कैसे मुमकिन हुआ 180 किलो वजन से आप तकरीबन, अगर हम बात करें कि आपने 105 किलो वजन कम किया है तो आप 75 किलो पर आ गए। जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा, 180 किलो से 105 किलो मतलब 75 केजीज वेट है मेरा। तो ये इस तरह था सर कि मैं अगर थोड़ा सा स्टार्ट से बताऊं कि थोड़ा बचपन से ही मैं ज़रा मोटा था, मतलब खाने पीने का शौकीन, और मेरी कुछ बॉडी इस तरह की थी। लेकिन फिर मेरी तकरीबन 16-17 साल की एज में कोई मेरा काम भी इस तरह का था, अमेज़ॉन VA की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, तो बैठने की वजह से ना मेरा वेट इस कदर बढ़ गया कि 180 पे चला गया मेरा वज़न। मतलब बैठने का काम था, कोई ख़ास एक्सरसाइज या कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी उसमें। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे मतलब नमाज पढ़ते हुए भी इशू होने, सांस चढ़ना, और मैं छोटी छोटी चीज़ों में बड़े मसाइल मुझे पैदा होना शुरू हो गए। और दूसरा ये था कि मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, उनकी विल थी कि मैं अपना वेट कम करता। तो फिर मुझे मेडिकल इश्यूज़ भी आए और वालिद साहब की विल मेरे सामने आई, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू किया और मुझे मोटिवेशन मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ।
क्या बात है, क्या बात है। ऑन CS के आप स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह से, अभी आपके बारे में पढ़ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। कमेंडेबल, सबसे पहले तो ज़बरदस्त काम किया है जो लोगों को एक ये रास्ता आप दिखा रहे हैं। बस ये मेरी गुजारिश होगी अगले सवाल से पहले कि लोगों को साथ में अपने मोटिवेट कीजिएगा, अपने साथ लेकर ज़रूर, क्योंकि अगर आप अपने साथ साथ एक और ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें तो उसका सवाब आपको अलग मिलेगा। लेकिन एक बात जानना चाहूँगी जो मैं शाहजेब भाई से भी बात कर रही थी अभी आपके आने से पहले, क्या वजह बनी ऑन, क्या मोटिवेशन बनी, क्या रीज़न? आपने कहा वालिद साहब का तबीयत ख़राब है, तो आपको इस दौर में कितनी दफा आपका इरादे टूटे होंगे, कमजोर हुए होंगे, कहा छोड़ो क्या करना है खा लो, तो किस चीज ने, किस इंसान ने आपको जो है ना वो मोटिवेटेड रखा? जी मैम, इस तरह था कि मतलब वेट काफ़ी ज़्यादा था, तो ये जैसे आप बता रही हैं इसी तरह होता था कि एक बार जर्नी स्टार्ट की है, फिर 2 वीक बाद, 1 वीक बाद, 3 वीक बाद जा ठीक है बस अब ख़त्म, ना रिजल्ट आ रहे हैं और बस अब इसे छोड़ दिए। लेकिन अब इस चीज़ नहीं है, एक तो मुझे मेडिकल मिसाइल जैसे मैंने आपको बताया दरपेश आना शुरू हो गए, और दूसरा ये है कि मेरे वालिद साहब की विल मेरे सामने थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पतला होता, वो तो मुझे नहीं देख सके, अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, लेकिन वो चीज़ मेरे ज़हन में रही और उसने मुझे जो है कंसिस्टेंट रखा और अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो सही हो गया ऑन, लेकिन यहाँ पर अब ये बताएं किस तरीके से आपने कम किया है। ये तो आपकी मोटिवेशन की बात हुई, कम किया कैसे है आपने? मुझे जो समझ आ रहा है आपने बेइंतहा जिम किया होगा, एक्सरसाइजेस की होंगी, आपके बड़े लिमिटेड डाइट प्लान्स होंगे, हमारे साथ प्लीज शेयर करें जो नाज़रीन सुन रहे हैं। जी सर, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से एक ये चीज़ भी जो है लोगों की मिसकॉन्सेप्ट है, ये निकालना चाहूँगा कि जो वेट लॉस है ना वो 80% डाइट पे इन्हिसार करता है और 20% जो है एक्सरसाइज इसमें मैटर करती है। तो बिल्कुल इसी तरह मेरा बड़ा लिमिटेड डाइट प्लान था। जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैं हाई प्रोटीन डाइट पे गया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, मीठा, फ्रूट, दूध, दही, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कार्ब्स आते हैं वो सब चीज़ें मैंने अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दी। और मैं हाई प्रोटीन डाइट लेता था, जिसमें ब्रेकफास्ट में अंडे की सफ़ेदी ले ली है, दोपहर के टाइम मैंने सैलड ले लेना है, साथ चिकन ले लेना है, और रात के टाइम भी मैंने बारबेक्यू ले लेना है। बारबेक्यू भी ऐसे खाना है कि उसे कहना है कि धो के मुझे बारबेक्यू जो है आते हैं। पता है ऑन आप बता रहे हो, शाहजेब मुझे देख रहे कह रहे हाँ भी यही खा रही होती है। मैंने कहा ये भी यही बातें कर रही थी मेरे साथ, मैं ये खाती हूँ, ये नहीं खाती, ये खाती, ये नहीं खाती। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ऑन, अब बड़ी बड़ी दिलचस्प बात ना, जैसे कि लोग समझते हैं जादू है ना, वजन कम करना जादू हो गया। 1 साल में ऑन जिन चीजों से गुजरा होगा, जिन चैलेंजेस से गुजरा होगा, ऑन ने अपने कपड़े अपने सामने लूज होते देखे होंगे, आज तो ऑन को वो कपड़े भी नहीं आते होंगे, सारे नए कपड़े खरीदने पड़े होंगे, है ना, सारे नए कपड़े। मुझे तो इतनी मुश्किल होती है, ऑल्ट्रेशन करा करा के थक गई हूँ। तो मुझे ऑन ये बताएं, जो इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं और जो कमजोर हो जाते हैं, नहीं जी मैं डाइट तो नहीं मैं कर सकता या मैं कर सकती, नहीं मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती या कर सकता, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना, पूरी लाइफ चेंज करनी, चॉइसेस चेंज करनी पड़ती हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे आप ऑन? जी मैम, बिल्कुल इसी तरह है कि मैं एक तो ये बात कहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ अपने साथ डेडिकेशन की और कंसिस्टेंसी की बात है। वो कहते हैं ना जी, सक्सेस इज 95% कंसिस्टेंसी, कि आप जितना मुस्तकिल मिजाज रहते हो, नो डाउट, और जितना आप मुस्तकिल मिजाज रहते हो, और बिल्कुल ये लाइफस्टाइल चेंजिंग है। मतलब वेट आपने कम कर लिया ठीक है, लेकिन साथ इसे आपने आप पूरी जिंदगी मेंटेन भी रखना है, एक जो है मॉडरेशन में खा के। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक बार वेट कम कर लिया और साथ में ऑन जी, आपकी स्टोरी यकीन तौर पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। तमाम आपने चीजें बताई, बहुत मुश्किल भी था सब कुछ, लेकिन साथ में ये बताइएगा कि जब वजन कम हो गया, जब 105 किलो वजन कम कर लिया, तो आपकी जिंदगी के अंदर क्या पॉजिटिव चेंज आया, क्या तब्दीली आपने देखी जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी आई, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो फैमिली है, उन्होंने भी महसूस की? जी सर, सबसे पहले तो जो ये है कि मुझे एक इशू आता था, मतलब वजन मेरा ज्यादा था तो मैं बहुत शाय रहता था, मैं बंदों से बात नहीं था कर सकता, या मुझे इशू आते थे। ऐसा ही तो सबसे पहले जो मुझे पॉजिटिव चेंज आया वो ये था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस महसूस किया, लोगों से बात करना। एक पॉजिटिव चेंज जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो कॉन्फिडेंस था, कि मैं लोगों में घुल मिल जाता था, किसी महफिल में जाके बात कर सकता था। तो ये सबसे पहले चेंजिंग आई। और फिजिकल अपीयरेंस में तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, जैसे मैम बात कर रही थी कि मैं भी अल्ट्रेशन करा कर आगे थक चुका हूँ। क्या बात, क्या बात।
क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त। आपसे इतना अच्छा लगा ऑन मिलकर, और मेरी दुआ है कि आज तमाम लोग जिस वक्त देख रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का सिर्फ सोचा है, तो उस इरादे को पक्का करने के लिए ऑन को देखिए, ऑन से सीखिए, और उन तमाम लोगों से सीखिए जिन्होंने वाकई में अपने मुंह को इस तरह ताला लगाया है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। मेरा पेट थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा ऑन की जो हिदायत है उनको फॉलो करो। ऑन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में आपने ज्वाइन किया, बहुत लोगों के लिए आप मोटिवेशन भी हैं, और जिस तरीके से आपने, और वजन कम हुआ है या क्या हुआ है ये मैटर नहीं करता, आपकी लुक्स क्या है ये मैटर नहीं करती, बेसिकली जो आपकी मोटिवेशन थी, जिस तरीके से आपने एक टारगेट सेट किया, उसको अचीव किया, दैट रियली मैटर्स। क्या बात कर दी शाहजेब भाई, वाह, इसी बात पे मुझे कुछ बोलना ही नहीं, मुझे वक्फा लेना है और हमारे साथ रहेगा, हम भी वापस आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और शाहजेब ने मुझे एक ऐसी खबर दी अभी इस वक्फे में जो कि सुनकर मैं हो गई परेशान, और मुझे बस एक लाइनर में कहा, उन्होंने कहा जी हाँ, गाड़ियां एक बार फिर से महंगी हो गई हैं। हाँ, गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं। हम देख रहे हैं 1000 सीसी की बात करें, 660 सीसी की बात करें, तमाम गाड़ियां महंगी हो रही हैं। आपको बताएं कि जो गाड़ी पहले 12,74,000 रुपए की थी वो अब 13,06,000 की हो गई है। यानी कि साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो 1000 सीसी गाड़ी 19,04,000 की थी वो 20,30,000 की हो गई है। तो हर गाड़ी में तकरीबन हम 1 से 1.5 लाख रुपए का इजाफा देख रहे हैं, जो मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इवन जो डिलीवरी टाइम है गाड़ियों का वो डिले होता जा रहा है, लोगों को गाड़ियां मिल नहीं पा रही हैं, लेकिन जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। तो इस मामले पर हम देख रहे हैं कि जैसे कि 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर आज फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है, तो यानी कि 1000 से बड़ी गाड़ियां वो भी महंगी हो गई हैं। तमाम गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं। तो इन्हीं कीमतों पर और इजाफे पर इसके क्या असरात हैं, और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इसके असरात जो पुरानी गाड़ियां माया उन पर भी आ रहे हैं। जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो सेकंड हैंड गाड़ी लोग खरीदते हैं, वो भी महंगी होती जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर जब नई गाड़ी महंगी होती है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओहो, इसका मतलब है हर तरह से, मतलब वही वाली बात है कि जो आम आदमी है ना वो सिवाय एक कॉर्नर में लगता जा रहा है। अब लगता है ऐसा ऐसा हालात ऐसे आ रहे हैं कि वो एक कोने में जो है ना उसको लगा दिया जाता है, बिकॉज मनी बजट के बाद अगर गाड़ियों की भी जो दाम है वो भी बढ़ चुके हैं। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। चेयरपर्सन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन एचएम शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, ये गाड़ियों की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हम देख रहे हैं हुकूमत ने 1000 सीसी के ऊपर जो गाड़ियां हैं उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। छोटी गाड़ियां वो भी महंगी कर दी गई हैं। इनमें कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं और इन कंपनीज को कौन पूछेगा सर? बात यह है कि इस वक्त सुजुकी ले लें तो उस पर 32,000 से लेके 1,50,000 रुपये तक, और अगर टोयोटा को ले लें तो 70,000 से लेके 5 लाख रुपये तक, होंडा को ले लें तो 80,000 से लेके 1,26,000 रुपये तक, होंडाई को अगर देखें आप तो 3,30,000 से लेके 4.5 लाख रुपये तक। और ऐसे ही एक चाइना की गाड़ी है प्रिंस, वो 35,000 से लेके और 1,20,000 रुपये तक। तो ये FAD का फ़र्क आया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का। इसके अलावा इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक और बम गिराया गया है। जिस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर पहले विद होल्डिंग टैक्स 50,000 था, उसको लाख कर दिया गया है। जो लाख था उसको 2 लाख कर दिया गया है। जो 2 लाख था उसको 4 लाख कर दिया गया है। मतलब हर तरीके से लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि अब ये जो गाड़ी है ये नेसेसरी नहीं है, अब ये लग्जरी हो गई है। आप देखें ना कि वो शख्स जो 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, उसे गाड़ी चाहिए, तो हम कहते थे ये नेसेसरी है। लेकिन अब ये कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर चली गई हैं, और इतनी कुव्वत खरीद से बाहर चली गई हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है उसने ये FAD और विद होल्डिंग बढ़ाया है, दूसरी तरफ जो है ये टोयोटा, होंडा, सुजुकी और जितने भी नए प्लेयर्स हैं ये भी आए दिन गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो शाद भाई, क्या 1300 सीसी गाड़ियों की क्या मतलब कितनी महंगी हो गई? अगर मैं सिर्फ 1300 सीसी वाली गाड़ी की बात करूं तो देख, 1300 सीसी वाली की गाड़ी की बात करते हैं तो इसमें आप समझ लें कि 70,000 से लेके और 2 लाख रुपए तक का इजाफा है।
ओए होए 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 होए। और पुरानी गाड़ियों की बात कर रहे थे अभी। बिल्कुल, पुरानी गाड़ियां भी हम हाँ। देख रहे हैं सर। जाहिर बात है, जब नई गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होता है, जो पुरानी गाड़ियां उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो अगर हम कुछ अंदाजा लगाना चाहें कि सर जो पुरानी गाड़ियां उनकी कीमतों में भी 1 1.5 लाख का यकीनी तौर पर इजाफा हुआ होगा। देखिए, ये तो वही डिपेंड करता है सीसी के ऊपर कि गाड़ी की जो है वो कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी क्या है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके ऊपर भी फ़र्क ज़रूर आया है और कीमतें बढ़ी है। देखिए, हम लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कशन की थी कि हमने आज तक पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान गाड़ी आज तक हम बनाने में नाकाम रहे हैं। आज तक हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। हम उसके बाद दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी अपनी पाकिस्तानी अवाम को जोड़ कर दे रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मौजूदा हुकूमत से अपील की थी कि भाई, हम जब तक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हमारा वेंडर और हमारा असेंबलर्स ये तैयार कर ले कि हमने मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनानी है और पाकिस्तानी मटेरियल से बनानी है। अगर तो आप वही मोहताजी करेंगे, बाहर से ही CKD SKD असेंबली लाएंगे, तो पाकिस्तान में ज़िंदगी भर कभी भी गाड़ियां जो है वो सस्ती नहीं होंगी। और जो एक ख्वाब है हमारा मेड इन पाकिस्तान गाड़ी का, वो ख्वाब ही रहेगा और कभी हमारी जो है वो ख्वाहिश नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हम पहले ये देखें कि कुछ ऐसा होता था कि गाड़ी की कीमत में अगर इजाफा होता था तो कई अरसे बाद जाकर कुछ हजार बढ़ गए, या कुछ एक बड़ी छोटी अमाउंट में इजाफा होता था। लेकिन अब हम एक जो रैपिड इंक्रीज देख रहे हैं गाड़ियों की कीमतों में कि हर महीने, हर 1.5 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद कभी टैक्स बढ़ जाता है, कभी कोई ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, कभी गाड़ियों की कीमतों में वैसे इजाफा हो जाता है। ये इतने तेजी से इजाफा जो हो रहा है सर, ये इसकी खास वजह क्या है? असल में दरअसल बात यह है कि हुकूमत कहती है कि जी हमने बिजनेसमैन को आज़ाद कर दिया है, वो जो मर्जी आए करे। तो ये जो लोकल असेंबलर माफिया है ना, इनके मुंह पर खून लग चुका है और वो गवर्नमेंट की भी परवाह नहीं करती, हमारी जो आवाम है उसकी भी उनको फिक्र नहीं है। ये सिर्फ अपने प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। इवंस अगर गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ा दें तो इनके प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि पिछले कई अरसे से, कोई 8-10 साल से इनकी प्रैक्टिस यही रही है, 2.5-3 लाख बहुत 3.25 लाख गाड़ियां असेंबल्ड करते हैं और उसी को ये समझते हैं कि ठीक है। देखें, ये मुल्क हमारा जो है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है, लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर ये ईमानदारी से हमारे मुल्क की ज़रूरत को पूरा करें, हमारी मुल्क की ज़रूरत इस वक्त 10 लाख गाड़ियां हैं, लेकिन ये हमारा जो असेंबलर है ये उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। आप जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, आपकी जो कॉस्ट है वो कम कैसे होगी? जब तक कम नहीं होगी, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। आपको प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए और आपको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, वरना इस पर आपके पास हुकूमत के पास सही। शायद भाई, अब वो वाली बात है ना कि बार बार हम एक ही चीज को रोते रहते हैं कि फिर बढ़ गई। अभी शाहजेब भी कह रहा था, आप भी जब आए थे पिछली दफा प्रोग्राम में। अब ये बताइए, इसको मतलब कोई रुक भी रहा है या मतलब अभी ये इजाफा देखते ही रहेंगे अभी इजाफे को हम हर 1-2 महीने बाद? ये इजाफा आप देखते रहेंगे। जो इदारे इनको कंट्रोल करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है, अपना कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो अंधे और बेरे होकर वो बैठे हुए इनका खेल खेल रहे हैं, बल्कि इनके खेल के साथ वो भी शामिल है। मैं देखें, जब तक बिल्कुल शहजाद साहब, ये खेल चल रहा है, सब ये देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। शहजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान में, थैंक यू वेरी मच। हम शो के आखिर की तरफ जा रहे हैं, तो हम आखिर में आपको ये जरूर बताएं, जैसे कि चीजें महंगी हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना में हमने देखा कि बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आया, लोग परेशान हो गए थे, मुलाजमतों से जो है वो फारिग हो गए थे, और इस तरीके से लोगों ने बड़ी परेशानी उठाई है, खासतौर पर कारोबारी अफराद ने बड़ी परेशानी उठाई है, बहुत ज्यादा उठाई है। और साथ साथ वही वाली बात है कि हम पहले कोई और कीमत की बात कर रहे थे, फिर हमने गाड़ियों की बात की, और अब जो कारोबारी जिस तरह की अफराद हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हैं शाहजेब फॉर दैट मैटर, उन्होंने किस तरीके से टफ टाइम गुजारा है। मगर क्या वाकई कोई फर्क पड़ा? क्या सरमायाकारी को जो है वो सहारा देने के लिए कोई सहारा दिया गया, कोई अपॉर्चुनिटीज आई? चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है और ऑब्वियसली फेडरल लेवल पर भी है, लेकिन कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी बहुत सारे जो है प्लान्स रखे हुए हैं और उनके आगे बहुत सारे
आगे ख्वाब भी हैं मेरा ख्याल है शाहजेब। बिल्कुल, तो हमने मुलाकात की माया और शाहजेब अहमद, यानी कि हम दोनों ने जाकर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज शाहजेब और मैं किसी जगह पर आए हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम के साथ, और एक मकसद के साथ आए हैं। जब एक आम आदमी की बात होती है शाहजेब, तो उसको शायद KCCI या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होता। अमूमन लोगों से ये भी बात करते हुए हमने देखा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, या आया उसको बनाया क्यों गया, या उसकी बुनियाद क्यों रखी गई। तो अगर आम ज़बान में समझने की कोशिश करें तो यूँ कहिए कि वो लोग जो एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी बताना और दिखाना और सिखाना चाहते हों, उन सब के लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए एक इदारा बनाया जाता है, या यूँ कहिए कि वो इदारा होना ज़रूर चाहिए अलबत्ता, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव KCCI। बिल्कुल, और यहाँ पर हम इस पहलू पर भी बात करेंगे। हमने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी बहुत मुतासर हुई कोविड के दिनों में। जब से कोविड आया बिज़नेस बहुत मुतासर हुआ लोगों का, और लोग बड़े परेशान थे, उनके बहुत सारे मसाइल थे, कभी लॉकडाउन हो रहे थे, कभी उनके बिज़नेस बंद हो रहे थे। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हम पहुँचे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद इदरीस साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम कोविड का भी जिक्र करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी का जिक्र करते हैं, एक ब्रिज का काम करता है एक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के दरमियान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर ख़ास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, जैसे भी आपने ख़ुद बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम जो है बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करना है, वही काम हम सारे कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो तमाम तजावीज़ जो बिज़नेस कम्युनिटी के फ़ायदे में भी हों और हुकूमत के फ़ायदे में भी हों, वो हम उनको दे रहे होते हैं। और रोज़ाना के बुनियाद पर हमारे पास डिफरेंट नौइयत के मसले मसाइल आ रहे होते हैं, तो हमें उन चीज़ों का बखूबी ज़्यादा इल्म होता है बनिस्बत गवर्नमेंट में मौजूद लोगों के। तो हम उनको अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर लर्न कर रहे होते हैं, तो उसकी जो रोशनी में हम उनको अपनी तजावीज़ पेश करते हैं ताकि ये तमाम मामलात और प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके। जिनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं, सच एज फीमेल्स हैं या इस तरह के लोग हैं जिनको रहनुमाई दरअसल मिलती इतनी नहीं है और ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके हवाले से क्या किरदार है? देखें, बात ये कि चैम्बर्स, डिफरेंट चैम्बर्स और जिसमें हम भी शामिल हैं, इसके लिए हम अवेयरनेस के लिए डिफरेंट सेमिनार्स कर रहे होते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है इस वक्त, जो ये बहुत हॉट आइटम, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इस वक्त ख़वातीन को सॉफ्ट लोन्स देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और आज तक उसका 7-8% भी यूटिलाइज नहीं हो सका है। अच्छा, अब हम इस पर हमने एक सेमिनार यहाँ पे स्टेट बैंक के साथ किया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो है पिछले माह यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी इस चीज़ को एलिब्रेट किया कि भाई इतने फ़ंड इसमें मौजूद हैं, और हमारी ख़वातीन जो स्किल्ड हैं, जो एजुकेटेड हैं और जो नॉन एजुकेटेड हैं, उन सब के लिए फ़ंड्स मौजूद हैं। तो उसके लिए हम अवेयरनेस के लिए आने वाले दिनों में सेमिनार्स वगैरह अरेंज करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमारी वर्किंग चल रही है। बिल्कुल सही बात है। साहब, ये एक सवाल जहन में आया था कि जब IT की बात हो रही है, तो ई-कॉमर्स के हवाले से भी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी। कितना आसान है या कितना मुश्किल है किसी कंपनी के लिए पाकिस्तान में, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स या उसके साथ जो काम कर रहे हैं लोग एफिलिएटेड, उनके लिए रजिस्टर करवाना? ई-कॉमर्स के ज़रिए हमने काफ़ी एक्सपोर्ट्स की और सारा कुछ किया। उसमें 2-3 चीज़ें जो मेजर हैं, एक तो ये है कि आप देखते हैं बाहर जब आप जाते हैं ना, तो रिफ़ंड और रिटर्न की पॉलिसी है जो थर्ड वर्ल्ड में नहीं है। उसमें मुश्किलात आ रही हैं कि उनको रिफ़ंड कैसे करें, उनका काम कैसे करें, और यहाँ कुछ लॉज ऐसे हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर एक चीज़ और ये है कि यहाँ से शिपमेंट का दौरानिया बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी जी हमने उसके लिए भी गवर्नमेंट से रब्ता किया है, और एक फ़ंड होता है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड। तो हमने उनसे ये गुजारिश की है कि जिन ममालिक में इस वक्त एक्सपोर्ट तेज़ी के साथ हमारी हो रही हैं, जो बच्चे हमारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस अमेज़ोन के लिए और इस तरह की दूसरी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, तो हमने गवर्नमेंट से कहा है कि आप जिन शहरों में दुनिया के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप इस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड से वहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउसेस लें और उनको सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि अगर कोई रिफ़ंड या रिटर्न का है तो वहीं से इन हाउस हो जाए। और जो परेशानियाँ आ जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है अगर हमने बर वक्त ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। और इस गवर्नमेंट का अलमिया ये है कि कुछ वज़रा जो हमने 3-4 माह पहले बातें की और उन्होंने सुनी और मानी कि जी हम कर लेंगे, लेकिन 3 महीने तक कोई अमल नहीं किया,
इसकी वजह से आप देख रहे हैं जो मौजूदा क्राइसिस गैस का क्राइसिस है उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इस हुकूमत पर और वज़ीर तवानाई पर आती है। हमने 3 महीने पहले इनको बता दिया था कि आज फिर भी सस्ती है, आप LNG RLNG ख़रीद लें, तो मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना निकल जाएगा और उन्होंने हमारी बात पर कान नहीं धरा। और जो तजावीज़ हमने उस वक्त दी थी कि आप ये करें, वो उन्होंने आज किया और 63 दिन हो गए इंडस्ट्री के पास कराची में गैस नहीं है। हमने 30 सितंबर को वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब के ऑफिस में हम्माद अज़हर साहब और रज़ाक दाऊद साहब के साथ बैठ के हमने ये सारी बातें की। 30 सितंबर को उन्होंने कहा 1 हफ्ते में ये सारा काम हम देख लेते हैं, कर देते हैं। आज हम जनवरी में हैं। अगर उस वक्त बर वक्त फैसला कर लिया जाता तो डोमेस्टिक को भी गैस मिल रही होती और इंडस्ट्री को भी। मुझे लगता है कि पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है और हमें आना पड़ेगा सड़कों पे, क्योंकि अब ये सर्वाइवल का मसला हो गया। एक फैक्ट्री में 3-3 हज़ार आदमी काम कर रहे हैं। 3 हज़ार का मतलब है 3 हज़ार ख़ानदान है वहाँ पर। तो अब आप देखें, इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं ले रही तो फिर आप मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इकॉनमी की अगर हम बात करें तो कोविड के बारे में जब जिक्र किया जा रहा था, जब कोविड सर आया 20 से लेके 21 तक, तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। ओवरऑल सर हम अब स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं या अभी भी बिज़नेस को वापस अपनी फॉर्म में आने में अभी भी वक्त लगेगा? अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया कि कोविड ने वो अफेक्ट हमें किया ही नहीं जो उसने दुनिया की दूसरी इकॉनमी को डैमेज किया। हमें तो अल्लाह ताला ने मौका दिया कि दूसरी कंट्रीज़, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, क्योंकि पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ ज़्यादा अफेक्ट किया और हमें चांस मिल गया कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट को कर सकें और एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। और कराची ने 52% ऑफ एक्सपोर्ट जो बढ़ी है उसमें 26% कराची ने बढ़ाया। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 52%, इस मुल्क की जो टैक्सेस हैं उसका 68% हम दे रहे हैं। तो आप देखें इस वक्त बीमार कराची अगर इतना मतलब आपको रिजल्ट दे रहा है, तो अगर आपने इसको तंदुरुस्त और तवाना कर दिया तो आपको कहीं भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा। इन तमाम बातों के बावजूद जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो नॉन सीरियस है कराची के हालात को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। और न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत भी, जबकि सूबे का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 95% कराची से है। तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर कोई नेगेटिव बातें सोचता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल जो है वफाकी और सूबाई हुकूमत पर जाती है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने सुल्तान पाकिस्तान में ज्वाइन किया। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो वफाकी हुकूमत की हैं और सूबाई हुकूमत की हैं जो उनको निभाने की ज़रूरत है। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कराची के प्रेसिडेंट जो हैं इदरीस साहब। ये तो गुफ्तगू हो गई, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में मेरे ख्याल में आज जो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, PSL का आगाज होने जा रहा है, उसका हम जिक्र कर लेते हैं कि हम PSL के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। ड्रम्स, बहुत सारे ड्रम्स, PSL 7 की टीम्स तैयार कर लें और पॉपकॉर्न्स मंगवा लें, घरों में बैठ जाएं ताकि आप लोग का आज का पहला मैच देख सकें। और हम जो है वो अपनी टी-शर्ट्स भी अपनी फेवरेट टीम्स की, मैं तो कहती हूँ सारी टीम्स की जो है ना टी-शर्ट अपने पास होनी चाहिए हम लोगों के पास घरों में। और हम जो जिस टीम को जिस दिन सपोर्ट करें वो पहन के हम तस्वीरें भी खिंचवाएं। और शाहजेब और मैं आज जो शाहजेब पे अभी तक डिसाइड करके पूरा प्रोग्राम हो गया, नहीं बताया कराची और मुल्तान, अभी बता दो प्रोग्राम कराची के साथ बस ठीक है। तुम कराची, मैं मुल्तान। कल सुबह पता चलेगा कौन सी टीम जीती है। और PSL 7 के लिए ढेरों मुबारकबाद। दुआ यह है कि साथ खैर और आफियत के, बगैर कोई बीमारी, बगैर कोई हादसा और बगैर कोई और किस्म की नेगेटिव न्यूज के साथ PSL कामयाब हो। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहम इवेंट है। रखिएगा अपना ख्याल एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द टीम्स। PSL 7 हियर इट स्टार्ट्स। तोड़ जोड़ शुरू होती